नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए स्टेटमेंट के बाद देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर सियासी दल भी दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं जेडीयू और शिवसेना भी यूसीसी के पक्ष में दिख रही है। लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा कि हम इसका न विरोध करेंगे और न ही समर्थन। यानी प्रधानमंत्री मोदी के ब्रह्मास्त्र से विपक्ष परास्त नजर आते दिख रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखा। यूसीसी पर पीएम की गुगली, विरोधी दल की गणित उलझी। समान कानून संहिता की चाह, विपक्ष को नहीं मिल रही राह। 2024 का ब्रह्मास्त्र, यूसीसी पर विपक्ष परास्त। ये तस्वीर 23 जून की है। पटना में विपक्ष की 15 पार्टियां जुटी थीं। केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान बनाया गया। सबने एक एक कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली कि विपक्षी एकता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। लेकिन विपक्ष से ही आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट वाली शिवसेना समेत कई दल यूसीसी के पक्ष में बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए जरूरी बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। समान नागरिक संहिता की मांग काफी पहले से की जा रही है। इस कानून को देश के लिए जरूरी बताया जा रहा है और अब इसके पक्ष में पीएम ने खुलकर बोला है। इसके बाद विरोधी दल बंटते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। विपक्षी एकता की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और 23 जून को नीतीश कुमार के निमंत्रण पर सभी दल एकजुट हुए, मगर पीएम मोदी की गुगली पर जेडीयू बोल्ड हो गई। यूसीसी के कोई खिलाफ नहीं है। सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए। पीएम मोदी के स्टेटमेंट से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी थी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। तब उन्होंने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी और कई सवाल उठेंगे। विपक्षी एकजुटता का अहम ध्रुव है शरद पवार की पार्टी एनसीपी। एनसीपी इस मुद्दे पर अलग खड़ी नजर आ रही है। पार्टी ने न तो इसका समर्थन किया है, न ही इसके विरोध में खड़ी है। यानी एनसीपी न्यूट्रल है। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है, आखिर उनकी इस पर क्या राय है, वो आपको सुनाते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में मेरा ख्याल ये है कि
एक देश एक कानून, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक राजनीतिक गिमिक की जगह प्रैक्टिकल कैसे इसको अप्लाई करें, इसका रिसर्च होने के बाद इसको अप्लाई करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन पहले ही लोगों की राय मांग चुका है और लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया लॉ कमीशन को भेजी है। लॉ कमीशन के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा है कि मंगलवार तक हमें 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। यूसीसी कोई नई बात नहीं है, ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है। हम सभी हितधारकों और संगठनों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने 14 जून को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी है। ये प्रतिक्रिया 13 जुलाई तक देनी है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में पता चल जाएगा कि इस पर क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है कि पीएम मोदी के ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष परास्त नजर आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि करें तो क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। यूसीसी पर कब कब क्या कुछ हुआ और किस राज्य में इसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल मार्च 2023 में धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन किया। उत्तराखंड में समान नागरिक कानून के लिए कमेटी का गठन किया गया। अप्रैल 2022 में राज ठाकरे की पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की थी। वहीं 22 अप्रैल 2022 को अमित शाह ने समान नागरिक कानून की बात कही। तो ये सिलसिलेवार तरीके से किस किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ है और किस किस राज्य में और कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जिन्होंने इसका जिक्र। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हाल ही में एक दिन के लिए ओमान दौरे पर गए। देश में इसकी चर्चा कम ही रही क्योंकि डोभाल अक्सर दुनिया भर के देशों में जाते रहते हैं, लेकिन ओमान का ये दौरा सामान्य नहीं है। अरब सागर के किनारे बसे इस देश में डोभाल ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और डुकम पोर्ट का दौरा किया। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। भारत ओमान की दोस्ती राइट, ड्रैगन की हवा टाइट। ओमान की मदद समंदर में अब भारत का बोलबाला। चालबाज चीन और पाकिस्तान को परास्त करने की रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर रहते हैं तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ साथ रहते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा की थी और वहां भी एनएसए डोभाल साई की तरह रहे। पीएम मोदी मिस्र के बाद स्वदेश लौट आए, मगर एनएसए डोभाल ओमान चले गए और ओमान में एनएसए डोभाल ने ऐसी चाल चली कि चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी। दरअसल ओमान अरब सागर के किनारे बसा है और सामरिक रूप से ये देश काफी अहम है क्योंकि यहाँ के डुकम पोर्ट से भारत कई जगहों पर नजर रखेगा और इस पोर्ट के जरिए चीन और पाकिस्तान की नकेल कसेगा। ओमान में है डुकम पोर्ट, सामरिक रूप से काफी अहम है ये पोर्ट। एनएसए डोभाल ने डुकम पोर्ट का दौरा किया। मस्कट ने यहाँ भारतीय नौसेना को खुली छूट दे रखी है। डुकम पोर्ट में ओमान ने भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक फैसिलिटी की पेशकश की। ओमान के इस कदम से समंदर में भारतीय सेना की मौजूदगी मजबूत हुई है। पिछले हफ्ते भारत के एनएसए श्री अजीत डोभाल ने ओमान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने ओमान के शेख से मुलाकात की और एक एमओयू साइन किया। इस पैक्ट के अनुसार अब ओमान हमारी नेवी को ओमान के डुकू पोर्ट पर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं मुहैया कराएगा। यानी जब भी भारत की नेवी अरब सागर में डिप्लॉय होती है तो रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन, रिफ्यूलिंग और सबसे बड़ी बात रिप्लेनिशमेंट ऑफ रेशन एंड फ्यूल यानी डीजल पेट्रोल के लिए वह डुकू पोर्ट की सुविधाएं हासिल कर पाएगी। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना लाजमी है क्योंकि ग्वादर पोर्ट पर चीन की स्थिति मजबूत है। भारत ने ईरान के चाबहार और ओमान के डुकम पोर्ट पर पोजीशन लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। डुकम पोर्ट काफी अहम है और इसके जरिए भारत समंदर में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। डुकम पोर्ट अरब सागर में है। यहाँ से ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पर प्रभाव रखा जा सकता है। भारतीय सेना की मौजूदगी से हिंद महासागर में भारत मजबूत हुआ है। यहाँ से भारत अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ाएगा। अदन की खाड़ी और लाल सागर तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी।
दुक्कम पोर्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और सामरिक तौर से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है और ओमान और भारत के रिश्ते काफ़ी समय से काफ़ी प्रगाढ़ हैं और भारत की जो बढ़ती हुई साख है वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ को ये बताती है कि भारत एक रीजनल पावर है और वो सदा अपने पड़ोसियों के साथ या जो उसके मित्र देश हैं उनके साथ खड़ा रहेगा। तो इसके लिए ये जो पोर्ट है ये स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और भारतीय नेवी या नौसेना को इसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जगह दी है और इसमें काफ़ी हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रदान की गई हैं कि इंडियन नेवी इसमें अच्छी तरह से अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कर सकती है और अगर कोई HADR मिशंस हैं उनको भी हम बखूबी निभा सकते हैं। ओमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत का बहुत सहयोग किया है। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ओमान में सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनकर उभरा है, जिसका कुल निवेश $7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। ओमान भारत का खास सहयोगी है। ओमान और भारत के रिश्ते पिछले कुछ साल में मजबूत हुए हैं। ओमान भारत रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी का स्तंभ बनकर उभरा है। गल्फ क्षेत्र में ओमान भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है और अब ओमान के पोर्ट पर भारतीय नौसेना की मजबूत स्थिति के बाद भारत चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने में कामयाब हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि ओमान का ये दुक्कम पोर्ट भारत के लिए आखिर क्यों अहम है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। दरअसल ग्वादर पोर्ट पर चीन बैठा हुआ है और ग्वादर पोर्ट से भारत पर चीन नजर बनाकर रखता है। ईरान के चाबहार, ओमान के दुक्कम पोर्ट पर भारतीय पकड़ बहुत मजबूत है। ग्वादर पोर्ट से चाबहार और दुक्कम पोर्ट ज्यादा दूरी पर नहीं है और दोनों जगह से चीन और पाकिस्तान पर भारत की नजर बराबर रह सकती है, इसलिए दुक्कम पोर्ट को भारत के लिहाज से काफी अहम बताया जाता है। तो देखिए, 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जमीन से आसमान तक यात्रा पर नजर रखने की तैयारी की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी। बाबा की यात्रा का पुख्ता प्लान, रखना होगा ध्यान। शनिवार यानी 1 जुलाई से बम बम भोले की गूंज सुनाई देगी। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अग्रिम पंजीकरण करवा चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए शुक्रवार को रवाना होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाई रिस्क वाले 2.5 किलोमीटर के रास्ते में यात्रियों को हेलमेट पहनना होगा। यात्रा के दौरान तंबाकू खाने पर पाबंदी। 75 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग भी यात्रा पर नहीं जा सकते। कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, स्नैक्स, डीप फ्राई और फास्ट फूड पर प्रतिबंध। अमरनाथ जी की यात्रा पे जाना है। हाँ, बाबा जी के दर्शन करने हैं और यहाँ पे रहना है पहले। बहुत अच्छा, हम हर साल आते हैं और ये मेरी पर्सनली 4थी यात्रा है। हम हर साल आते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कश्मीर गवर्नमेंट का, सब कुछ बहुत अच्छा है और लोग बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। हम यात्रा के लिए आए हैं जी, अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए आए हैं जी। हम जहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है जी। दर्शन करें, सबका भला हो। इस बार यात्रा खास है और श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम भी बेहद पुख्ता किए गए हैं। बारिश और लैंडस्लाइड से बचने की भी तैयारी है। पिछले साल गुफा के पास बादल फटने से बाढ़ आ गई थी। इसे देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है। अमरनाथ यात्रा 2 महीने तक चलेगी और इसको लेकर के जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर तरफ सेना के जवान मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। तैयारी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। ड्रोन से सुरक्षा की जा रही है।
यात्रा वाले रूट पर हर जगह ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी को लगा दिया गया है। यात्रा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बंदोबस्त, जमीन से आसमान तक चाक चौबंद सुरक्षा, बिजली, संचार सेवा, लंगर, हर सेवा तैयार। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर के कश्मीर तक बुनियादी ढांचे के साथ दूसरी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। इस साल यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। पिछले साल 44 दिन की यात्रा में तकरीबन 20 दिन खराब मौसम की भेंट चढ़े थे और यात्रा काफी प्रभावित हुई। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। गुफा मंदिर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जगह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों की तैनाती हुई है, जो माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेन होते हैं। आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल लगभग आधा दर्जन शिविरों की निगरानी करेंगे, जो पहले देश की प्राथमिक आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ द्वारा सुरक्षित होते थे। अमरनाथ यात्रा हमेशा से ही आतंकियों की निशाने पर रही है और यही वजह है कि कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हर साल अमरनाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। केवल आतंकवाद की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम करने की एक वजह और भी है। दरअसल ये यात्रा दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, जिसके चलते सुरक्षा बल श्रद्धालुओं को जत्थे में भेजते हैं। 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी और बाबा भोले की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।